हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव का 2023 के लिए कॉमन कैरेक्टर का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि है बेस्ड पूरी तरह से किस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। ठीक है, हम सारे के सारे क्वेश्चन पेपर वही ले रहे हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले में। ठीक है, अब ये सारे जूनियर एग्जीक्यूटिव के ही क्वेश्चन पेपर है। कोई एटीसी का है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का है, ठीक है, कोई एओ का है, ठीक है, या कोई ऑपरेशन का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। और रीजनिंग में जब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर एनालॉगी का क्वेश्चन है, और एनालॉगी का क्वेश्चन जो है वो अल्फाबेट वाला है। और जब भी अल्फाबेट का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा सीधा नंबर लिखने कि एल जो है वो 12 नंबर पर आता है, जे जो है 10 नंबर पर आता है, पी जो है 16 पर आता है, एन 14 पर आता है, के 11, एम 13, ओ 15, क्यू 17, एंड इसी तरह से टी 20, आर 18, क्यू एक्स 24 और वी 22। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप नंबर लिखोगे तो अब इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 से 20 हो रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं +8 हो रहा है। ठीक है, 10 से 18 हो रहा है, इसका मतलब ये भी +8 हो रहा है। 16 से 24 हो रहा है, ये भी +8 हो रहा है। और 14 में 8 प्लस होकर ही ये 22 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर नंबर है, ये जो m के साथ रिलेशन में, आपको यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि k जो है 11 नंबर पर है, अगर आप उसमें 8 ऐड करोगे +8 करोगे तो s आएगा 19 नंबर पर, s आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, एक और लेटर ढूंढने की जरूरत है क्योंकि इन दोनों में सेकेंड लेटर डिफरेंट है। ठीक है, तो m अगर 13 पर आता है तो +8 करोगे तो 21 आएगा, और 21 है u, इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर u वाला है, s के बाद जिसमें तुरंत u आया हुआ है। ठीक है, तो SUWY पूरा फाइंड आउट करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टाइम जितना हो सके सेव करना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर डिफरेंट है। सेल्डम और ऑफन, सेल्डम और ऑफन अगर हम बात करें, ये एक दूसरे के क्या हैं। अच्छा ठीक है, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स है। लॉन्ग और हाई तो सिनोनिम्स हो गया, लॉन्ग और हाई एक ही बात है। ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट और थ्रिफ्टी, खर्चीला और मतलब जो कम खर्च करता है, थ्रिफ्टी। ओके, कंजूस मतलब। और वर्चुअल वाइज, ठीक है, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। लेकिन एक जो है लॉन्ग और हाई, ये सिनोनिम्स है। इसका मतलब ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 9, 23, 51, 107 डैश और 443 है। जब भी यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आता है सीरीज का, तो आप सबसे बड़े नंबर्स जो भी आपको दिख रहे हैं जिसमें आप लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हो वो देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये डबल के आसपास है, तो हमने कहा कि 51 का डबल होगा 102, और उसमें 5 प्लस होकर 107 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ है और एग्जैक्टली 5 ऐड हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें 9 को 23 आप काफ़ी तरीके से बना सकते हो। 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करके 27 भी आ सकता है, फिर माइनस आपको करना पड़ेगा 4, या 9 दूनी 18 भी हो सकता है, 18 में 5 प्लस करना है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़े नंबर्स ना आपको एक ही बार में लॉजिक फाइंड आउट करके देंगे कि जो उसमें एग्जैक्टली मल्टीपल हुआ होगा या उसमें एग्जैक्टली जो प्लस हुआ होगा। तो बड़े नंबर मुझे यही दिख रहे थे इधर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसलिए यहाँ पर नहीं ट्राई कर पाए। लेकिन अगर ये बड़े नंबर्स यहाँ पर होते तो मैं इसमें ट्राई करता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 23 का 2 गुना 46, 46 में अगर आप 46 में भी आप शायद 5 ही ऐड करोगे। ठीक है, 9 का 2 गुना 18, 18 में भी आप 5 ऐड करोगे। तो कंफर्म हो गए यहाँ पर कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, और एक्जैक्टली उसमें 5 प्लस हो रहा है। तो 107 में हम 2 गुना करेंगे, और 107 का 2 गुना होगा 114, और 114 में जब आप 5 प्लस करोगे तो 119 आ जाएगा। इसका करेक्ट, सॉरी 214 आएगा, 214 आएगा, 100 का डबल और 7 का डबल। ठीक है,
और उसमें आप 5 प्लस करोगे तो 219 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आया होगा किस तरह से सीरीज को अप्लाई करते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं हमें सीरीज के। जो भी बड़े नंबर आपको दिख रहे हैं ना, उसमें देखो कि क्या वो डबल ट्रिपल हो रहा है कुछ, अगर ऐसा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई की सीरीज है, और अगर वो डबल डबल ट्रिपल नहीं हो रहा है तो फिर आप उसमें केवल क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो शायद वो कहीं ना कहीं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सीरीज है। और अगर सीरीज में आप देख रहे हो कि कभी भी कोई माइनस हो रहा है, कभी कुछ प्लस, मतलब सीरीज बढ़ घट रही है बार बार, तो कहीं ना कहीं वो ऑल्टरनेट सीरीज भी हो सकती है, मतलब एक छोड़कर एक संख्या के साथ सीरीज बना सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सुबोध हैज स्पेंट अ क्वार्टर ऑफ हिज लाइफ इन विलेज, 1/5 in city student, 1/3 as an employee, 1/3 as an employee in institution and 13 years in the foreign country। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसने कहा सुबोध ने अपना जो अपनी लाइफ है वो उसका क्वार्टर लाइफ मतलब 1/4 लाइफ जो है वो उसने कहाँ पर स्पेंड करी है, विलेज में। ठीक है, और 1/5 जो है वो स्टूडेंट, ओके 1/5 जो है वो स्टूडेंट लाइफ करी है भाई। ठीक है, और फिर 1/3 जो है एम्प्लॉय रहा हो वो। ठीक है, 1/3 लाइफ उसने अपने एम्प्लॉय में लगाई है, और 13 ईयर्स उसकी बच जाती है जो कि फॉरेन कंट्री में उसने लगाया है टाइम। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। क्यों ना हम एक ऐसी एज मान लें जिसका आप 1/4 भी कर सको, 1/5 भी कर सको, और 1/3, और फिर उसके हिसाब से हम लेकर चलेंगे सारी चीज़ों को। तो हमने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, एक ऐसा नंबर जो 4 से 5 से और 3 से डिवाइड हो जाए, तो 60 है। तो 60 का अगर मैं 1/4 करूंगा, मतलब 4 से डिवाइड करूंगा, तो आप ये कहोगे कि भाई 15 साल इसने अपने विलेज में बिताए। ठीक है, इसका 1/5 करूंगा तो इसका मतलब 12 साल इसने स्टूडेंट रहा। ठीक है, और ये अगर 60 माने, 60 का 1/3, इसका मतलब 20 ईयर्स उसने जॉब करी है। तो जब आप इन सभी को ऐड करोगे, 15 और 12 27, 27 और 20 47। ठीक है, 47, इसका मतलब 13 ईयर्स की एज उसकी बच जाती है, तभी जाकर वो 60 होगा। तो इसका मतलब 13 की वैल्यू तो क्वेश्चन में 13 ईयर्स ही दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी एज जो है वो 60 ईयर्स ही रही होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ऐसी वैल्यू, एक मतलब अगर आप उस वाले मेथड लेके चलोगे कि इन सारे फ्रैक्शंस को 1 में से माइनस करोगे, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। तो कोशिश पहले, क्योंकि फ्रैक्शंस को पहले आप ऐड करोगे, एलसीएम लोगे, ठीक है, फिर 1 में से माइनस करोगे, फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको 13 ईयर्स के बराबर रखोगे। ठीक है, फिर जो प्लस करके या 1 की वैल्यू फिर आप निकालोगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है फ्रैक्शंस का, तो फ्रैक्शन का एलसीएम ले लो, सबसे बेहतरीन तरीका यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का। अगर कोडिंग डिकोडिंग पर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायमंड का कोड आपको दिया हुआ है ये। ठीक है, डायमंड का कोड आपको दिया हुआ है WRZNLMW। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ओपोजिट लेटर्स है। माउंटेन ड्यू वाला ड्यू, इंडियन रेलवे ए और जेड, एम और एन ओपोजिट लेटर्स हैं, एल और ओ, एम और एन, डी और डब्ल्यू एक एक दूसरे के ओपोजिट लेटर्स हैं। अगर आपने ओपोजिट लेटर्स याद नहीं किए हैं तो आप कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो में जाकर आप देख सकते हो कि ओपोजिट लेटर्स कैसे हम याद कर सकते हैं कम समय में। ठीक है, इसके फिर प्रीवियस ईयर जो जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर हमने करा था, मतलब उसमें मैंने सारी चीज़ें समझाई थी कि ओपोजिट पेयर के, क्यों उसमें भी एक ओपोजिट पेयर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसलिए उसमें भी मैंने याद कराया था, तो एक दूसरे के ओपोजिट लेटर हैं। ड्यू इंडियन रेलवे ए जेड याद रख रहेगा, मैन लव, ठीक है, मैन ड्यू। तो इसने कहा कि मदर का कोड बताओ, तो हमने कहा मदर के कोड के लिए एम का ऑपोजिट होता है, एम का ऑपोजिट होता है एन, ओ का ऑपोजिट होता है एल। और देखोगे आप एन और एल एक ही ऑप्शन में है, बाकी सब ऑप्शन क्या हो जाते हैं, रॉन्ग। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक कि आपको क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि सतीश जो है वो एक पॉइंट से चलता है 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। तो हमने कहा ठीक है, पॉइंट ए यहाँ पर रख लेते हैं और वेस्ट इधर चलते हैं। कितना चल रहा है वो, 3 किलोमीटर। उसके बाद ही टर्न्स राइट एंड वॉक 3,
वो राइट मुड़ता है भाई, जब उसका फेस इस तरफ होगा वेस्ट की तरफ, तो राइट तो इधर जाएगा, ठीक है, तो ऊपर की तरफ चलता है और फिर से वो कितना चलता है, 3 चलता है, 3 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 अगेन, ओके, देन ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 4, वो दोबारा से राइट मुड़ता है और 4 चलता है, ठीक है, जब उसका फेस ऊपर की तरफ रहा होगा तो राइट इधर मुड़ा होगा। उसके बाद ही टर्न्स अगेन राइट एंड वॉक 3, वो अगेन मुड़ता है राइट में और 3 चलता है। एंड फाइनल एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ता है, जो जब उसका फेस नीचे की तरफ होगा तो लेफ्ट इधर मुड़ेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इधर गया होगा वो 2 किलोमीटर्स। अब इसने पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब किस डायरेक्शन में और कितनी दूर है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि स्टार्टिंग पॉइंट तो ए था, और ए से देखा जाए तो ये पूरा 4 है, 4 में से 3 अगर ये हटाएंगे तो ये 1 किलोमीटर होगा, तो डिस्टेंस तो आ गई कि टोटल ये 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और ए से स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, ये बताओ, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट होती है, तो 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो आप उन वीडियोस को भी लाइक करें, ठीक है। और अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप पे आप जैसे ही क्वेश्चन को पोस्ट करोगे तो जैसे ही टाइम मिलेगा मुझे, मैं वैसे ही क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और यहाँ पर है मिसिंग फिगर। मिसिंग फिगर में क्या होता है, यहाँ पर 3 फिगर्स दी जाती हैं और इनमें कुछ नंबर्स होते हैं, आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर थर्ड फिगर में आपको एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। समझते हैं, इसमें क्या है, 42 लाना है। अब 42 बड़ा नंबर, इसका मतलब इन चारों को यूज करके लाना है। तो एक ट्राई ये मार सकते हैं कि 5 6 30, ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 6 30 और 3 चौक 12, और इन दोनों को ऐड करते तो 42 आ जाएगा बीच वाला नंबर, ठीक है। इसी तरह से 5 7 35 और 4 चौक 16, इन सबको ऐड करते हैं तो ये 51 आ जाएगा बिल्कुल। तो 4 6 24, ठीक है, और 7 8 56 ऐड करोगे तो, ठीक है, ये आ जाएगा 80। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 80 होगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। सेलर शिप और ओशन, इनका रिलेशन आपको इन डायग्राम्स में समझाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखो, शिप जो है वो कहीं ना कहीं ओशन में होती है, जहाज जो है महासागर में होता है, और सेलर कहाँ होता है, वो शिप में होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ओशन के अंदर, ये ओशन है, ओशन के अंदर शिप होगी और शिप के अंदर सेलर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस रिलेशन को अच्छी तरह से समझा रहा है, और ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप ये समझ पा रहे हो, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स की ना मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए हैं कि किस तरह की फिगर आए तो कैसे काउंट करके आपको वो कैसे फिगर्स को काउंट करना है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 3 फिगर्स हैं। मैंने एक फिगर इस तरह से भी समझाई है कि कभी भी इस तरह की फिगर आती है क्रॉस में, तो आप इन सभी को ऐड काउंट करो, कितने, 4, और 4 का डबल कर दो, ठीक है। इसी तरह से अगर ये फिगर ऐसी होती है, इसमें यहाँ पर ये लाइन लगी होती है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कर दो 12, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर फिगर ये इस तरह से होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कर दोगे तो 16। लेकिन यहाँ पर एक फिगर आप ये देख रहे हो, ये वाली, ठीक है, इसमें फिगर है इस तरह की, ठीक है, यहाँ पर है, तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 का डबल कर दोगे तो 10। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये जो फिगर है, ये जो फिगर है इसमें 10 ट्राइंगल हैं, और इसी तरह से नीचे वाली फिगर है 1 2 3 4 5, 5 का डबल 10 ट्राइंगल। तो ये तो हमारे काउंट हो गए। अब आप ये देखो, इन दोनों फिगर्स को ऐड करने पर ये इनके बीच में जो होंगे वो तो सारे काउंट हो गए हैं। इन दोनों को अगर मैं मैच कर रहा हूँ तो इन दोनों के डायगनल्स जो हैं वो यहाँ मीट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये ट्राइंगल बना होगा इन दोनों के डायगनल से, और एक ये ट्राइंगल बना होगा इन दोनों के डायगनल से, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 तो आ गए थे, 10 + 10 + 2, ठीक है, ये वाले दो जो डायगनल्स के मीट करने पर आ रहे हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है। और देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पर अगर आपने फिगर देखी 1 और 2, इन दो जब भी इस तरह की फिगर बनती है कभी, तो इन दोनों को ऐड करना होता है, 3 आ जाता है। अगर ये और ज़्यादा लाइनें हैं
तो 1 2 3, 1 2 3 को ऐड करके 6। इसी तरह से 1 2 3 4 अगर ऐसे हैं तो 1 2 3 4 लिखकर ऐड करेंगे 10। तो यहाँ पर इसी तरह की टेढ़ी फिगर दिख रही है 1 और 2, इसका मतलब ये टोटल 3 है। ठीक है, अब इन दोनों फिगर्स को भी मैच करके देखोगे, एक ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये ट्राइंगल बन रहा है, मतलब दो और बन रहे हैं। तो जब आप इन सभी को ऐड कर लोगे, ठीक है, जब आप इन सभी को ऐड कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20, 20 और 2 22, 22 और 3 25, 25 2 तो 27। इसका करेक्ट आंसर है। सारे ट्राइंगल्स हमारे काउंट हो गए। तरीके से काउंट करोगे ना, ट्रिक्स को यूज करोगे तो सारे फिगर्स काउंट होंगे। और अगर बस कोई भी रैंडम फिगर काउंटिंग शुरू कर दोगे तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और किसी ना किसी ट्राइंगल को आप 2 बार 3 बार काउंट कर पाओगे और कोई ना कोई मिस हो जाएगा। ठीक है, तरीके से चीज़ें करोगे तो बिल्कुल सही काउंटिंग निकल कर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैथ्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं 3 डिफरेंट रेड क्रॉसिंग्स पर, जो कि 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स और 108 सेकेंड्स पर ये चेंज करती है। इसने कहा कि अगर वो एक साथ 8 बजे चेंज करेंगी तो उसके बाद कितने बार, कितने बजे या कितनी देर के बाद वो दोबारा से एक साथ चेंज होंगी। देखो, एक 48 सेकंड्स में चेंज हो रही है, एक 72 सेकंड्स में चेंज हो रही है और एक 108 सेकंड्स में चेंज हो रही है। देखो, एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, देखो ये इंटरवल का टाइम है कि 40 हर 48 सेकंड्स बाद चेंज हो रही है, ये हर 72 सेकंड्स बाद चेंज हो रही है, ये हर 108 सेकंड बाद चेंज हो रही है। तो क्यों ना एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लिया जाए जो 48 48 48 के भी इंटरवल पे आ जाए, 72 72 करते करते भी वो ट्रैवल हो जाए और 108 करते करते भी ट्रैवल हो जाए। मतलब एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करते हैं जो 48 के भी टेबल में आता हो, कहीं ना कहीं वो नंबर 48 के भी टेबल में आ जाए और वो नंबर 72 के भी टेबल में आ जाए और वही नंबर 108 के भी टेबल में आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो हमें एलसीएम चाहिए, एक ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे हम इन तीनों का और एलसीएम लेकर फिर देखेंगे हम आगे क्या करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं, 24, यहाँ पर 36, 54, 2 से 12, 18, 27, 2 से 6, 9, 27, 2 से 3, 9, 27 और तीनों का तो एलसीएम वैसे भी 27 ही आएगा। ठीक है, 3 से कटेगा, फिर 3 से एक और बार 9 कटेगा। ठीक है, फिर एक बार ये कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 27 को 16 से गुणा करोगे, 27 गुना 16, तो 6 7 42, 6 2 2 6 12, 12 और 4 16, 7 और ये तो 432। इसका मतलब इनका सबका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आया भाई, 432, 432 सेकेंड। अब एक 432 ऐसा टाइम आ गया ना कि 48 48 करते करते भी आप 432वें सेकंड पर पहुंचोगे, 72 72 72 करते हुए भी आप 432वें सेकंड पर पहुंचोगे और 108 108 108 करते करते भी आप 432 सेकंड पर पहुंचोगे। तो इसका मतलब 432 सेकंड एक ऐसा टाइम है जिस पर ये एक साथ चेंज हो पाएंगे एक साथ। ठीक है, तो 432 ये सेकंड है, तो इसको मिनट में बदल लेते हैं, 60 से भाग कर ले कि ये मिनट कितने होंगे, क्योंकि 60 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड है। ठीक है, तो 6 7 42 और 42 का जीरो लगेगा यहाँ पर क्योंकि 60 का टेबल था ये, और यहाँ पर बचेगा 12। इसका मतलब 7 मिनट तो पूरे पूरे आएंगे और 12 सेकंड बच जाएंगे। तो इसका मतलब है 7 मिनट 12 सेकंड। इसका मतलब 7 मिनट 12 सेकंड बाद वो एक साथ चेंज होंगे और ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बेल वाले भी क्वेश्चंस होते हैं कि एक बेल है जो वो 2 2 सेकंड बाद, दूसरी बेल 4 4 सेकंड बाद, तीसरी बेल 6 सेकंड बाद, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और वो पूछता है कि बताओ किस टाइम एक साथ बजेंगे। तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि उसमें नंबर जो भी टाइम का एलसीएम लो और उस एलसीएम में वो कहीं ना कहीं दोबारा से चेंज होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो का। रेशियो में क्या गिवन है, ए और बी का रेशियो गिवन है 5 9। ठीक है, और सी और बी का रेशियो गिवन है, सी और बी का, तो हम इसको बी और सी लिखेंगे। हमेशा कॉमन नंबर इस ऐसी डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम तक। ठीक है, तो यहां पर ये होना चाहिए, बी और सी का हम उल्टा लिख देंगे 4 और 3। अब इसने पूछा है कि ए और सी का, बी का नहीं पूछा, कोई बात नहीं। और मैंने आपको बताया कि जब भी आप पहली लाइन को जब इस फॉर्म में लिखा होगा कि कॉमन भी इस तरह इस डायरेक्शन में, तो पहली लाइन मल्टीप्लाई करते आपका ए आ जाएगा और आखिरी लाइन मल्टीप्लाई करते ही आपका सी आ जाएगा। 3 9 27।
ठीक है, ये रेशियो है। लेकिन अगर बी चाहिए होता तो जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी का भी रेशियो आ जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, ए और सी की जरूरत थी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बी होता है उसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी का भी रेशियो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, सर्टेन सम पर 7 गुना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 7 गुना, ना कि अमाउंट। तो इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 1 है तो सी आई जो है वो 7 गुना है, प्रिंसिपल का 7 गुना, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 8। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि कोई प्रिंसिपल है वो 8 गुना हो गया है, कितने वर्षों में 3। जब भी समय होता है तो इसको उतना ही क्यूब लगा लो। अगर ये 2 वर्षों में हुआ होता तो हम स्क्वायर रूट लगाते, लेकिन ये 3 वर्षों में हुआ है तो क्यूब रूट। ठीक है, तो 1 से 3 हो गया, सॉरी 1 से 8 हो गया, क्यूब रूट लगाया तो 1 से 2 हो गया। अब आप ये देखो कि 1 रुपये प्रिंसिपल है तो अमाउंट 2 रुपये हो रही है। इसका मतलब 1 रुपये प्रिंसिपल, 1 रुपये इंटरेस्ट आया होगा यहाँ पर। ठीक है, वो 1 रुपये पर कैलकुलेट हुआ होगा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आ जाएगा आपको इसका 100% इंटरेस्ट रेट रहा होगा, तभी इस रेट से जाकर वो वैल्यू 8 गुना हुई है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने कहा एक व्यक्ति 50 पेन बेचता है और बेचते वक्त उसको 10 पेन का सेलिंग प्राइस जितना लॉस हो जाता है। ठीक है, कभी भी लॉस सेलिंग प्राइस में दिया हो, सेलिंग प्राइस ऑफ 10, ये लॉस है। ठीक है, तो एक पेन का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लो। ठीक है, अगर एक पेन का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है तो उसने बेचे कितने, उसने बेचे हैं 50, तो एसपी ऑफ 50, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 50 ही रुपये का एसपी होगा। ठीक है, 50 रुपये में उसने वस्तु को बेचा होगा, तो हमने कहा ठीक है, लॉस कितना हुआ, लॉस था जितना 10 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है। तो एक का सेलिंग प्राइस तो 1 रुपये है, तो 10 का सेलिंग प्राइस 10, इसका मतलब लॉस 10 रुपये का हुआ है। तो सीपी निकालने के लिए आपको इस लॉस जोड़ना पड़ेगा सेलिंग प्राइस में, तो सीपी कितना आ जाएगा 60। 50 में बेची थी, 10 का लॉस हुआ, इसका मतलब दोनों को जोड़ोगे तो 60 रुपीज का सीपी रहा होगा। तो अब प्रॉफिट, सॉरी लॉस परसेंट निकाल देते हैं कि 10 रुपये का लॉस है, लेकिन सीपी पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 60 नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आ जाएगा 1/6, मतलब 50/3%। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डाउट इसमें किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप फोटो खींचकर आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपको सॉल्यूशन या समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वेसल हैं ए और बी, और उसमें स्पिरिट है और वाटर है, स्पिरिट और वाटर। एक वेसल है जिसमें रेशियो है 1:2, और एक वेसल है बी जिसमें रेशियो है 5:11। ठीक है, समझते हैं। इसमें क्वेश्चन में ये कहा कि उनको अनुपात में मिलाना है 3:4। पहली बात तो वो उनकी वेसल की क्वांटिटी इक्वल नहीं है, रेशियो में है। ठीक है, तो आप ये देखो पहले कि ये मिलकर कितना हो रहा है। हमने कहा कि ये मिलकर हो रहा है 3 और ये मिलकर हो रहा है 16। क्या ये रेशियो, क्या ये मिक्सचर 3:4 में आएंगे? अगर 3:4 में होते तो हम एज इट इज इनको ऐड कर देते कि भाई पहले में से 3 ली क्वांटिटी, दूसरे में से 4 ली, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहले इनको इक्वल करा जाता है, कभी भी ऐसा हो तो कभी इक्वल करो। पहले तो इक्वल करो कि इन दोनों को इक्वल 48 कर सकते हैं। 48 बनाने के लिए 16 से गुना, इसको 3 से गुना। ठीक है, 16 एलसीएम आया तो दोनों को हमने 48 बना लिया। अब ये इक्वल हुए हैं, इक्वल होने के बाद आपको इस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले को 3 और दूसरे वाले को 4। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे पहले वाले अनुपात को 48 से गुना करना है और दूसरे वाले को 12 से। ठीक है, तब जाकर कुछ चीजें आसान होंगी। तो 16 48 से कम 48, 48, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96। ठीक है, और 3 चौक 12, 12 पंजे 60, और 12 11 132। अब ऐड कर देते हैं, बस अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये इस अनुपात में अगर ऐड करना है तो पहले इनकी क्वांटिटीज को इक्वल करना ही पड़ेगा। क्वांटिटीज को इक्वल करने के बाद इस अनुपात से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर उसको ऐड करना है। बिना बिना बराबर करे इस अनुपात से गुना नहीं करना है, पहले बराबर करना है, क्योंकि जब बराबर होगा तभी वो अनुपात में आ पाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐड करोगे 6 और 2 8, 9 और 3 12,
और ये आ जाएगा 228 और ये आ जाएगा 8 108। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करते हैं 2 से कर लेते हैं तो 54, 2 से कर लेते हैं तो 1 1 4, 2 से दोबारा 27, 2 से दोबारा 57। ठीक है, 3 से कर लेते हैं, 3 से 9 बार और 3 से 19 बार, तो 9:19 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9:19 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक बोट की स्पीड जो है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, ठीक है, 18 है और डाउनस्ट्रीम में 24 है। तो इसका मतलब डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि वो ये कह रहा है कि जब डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन होगी तो उसमें पानी की स्पीड ऐड रही होगी जो कि 24 थी, और वाटर की स्पीड माइनस रही होगी जब उसकी स्पीड 18 थी। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम की बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मैंने एक बोट एंड स्ट्रीम की वीडियो में समझाया हुआ, बहुत ही बच्चे से बच्चा भी उसको समझ जाएगा, इतने डिटेल में समझाया हुआ। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रीम की स्पीड। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, अगर माइनस नहीं करोगे ऐड तो एज इट इज चेंज हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ये कट जाएगा, ये वाटर जो है ट्वाइस ऑफ वाटर हो जाएगा और ये आ जाएगा 6, और वाटर की स्पीड आ जाएगी 3। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आप आसान कर सकते हो, इसमें कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी का क्वेश्चन है, उसने कहा कि उसका जो सम है उस सीरीज का वो Sn 3n + 2n² है। ठीक है, चलो, अगर किसी सीरीज का मान ले, हमें नहीं पता ना वो कितनी लंबी सीरीज है, हमने कहा हमें नहीं पता वो कितनी लंबी सीरीज है, लेकिन इसने कहा उस सीरीज का जो सम है वो 2, इस सीरीज का ऐड करोगे तो Sn 3n + 2n² है। ठीक है, समझ आ गया। इसने का कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस कहाँ होता है, कॉमन डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच या इन दोनों के सबके बीच में डिफरेंस है। तो मैं पहला टर्म और दूसरा टर्म ले लेते हैं, मतलब n, मतलब हम क्या करेंगे, एक बार एक सीरीज हम मानेंगे कि उसमें एक ही सीरीज का में केवल एक ही टर्म है। अगर एक ही टर्म है तो S1 जो है तो 3 × 1 3 + 2 × 1 का स्क्वायर 2, तो ये आ जाएगा 5। इसका मतलब अगर उस सीरीज में एक ही नंबर होता, उस सीरीज में एक ही नंबर होता तो वो होता 5। समझ आ रहा है? ठीक है, उस सीरीज का सम, उस एक सीरीज का सम, एक मतलब एक डिजिट की, मतलब एक या एक प्लेस की जो सीरीज है उसका सम होता 5। हमने कहा ठीक है, अगर ये 2 सीरीज होती तो हमने कहा ठीक है, उसका सम होता कि हम इसमें n की जगह 2 पुट करते, तो 3 × 2 6, और 6 + 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाता 14। इसका मतलब अगर इन दोनों का सम करेंगे तो 14 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 9। तो दूसरी सीरीज भी आ गई हमारे पास, सीरीज का दूसरा टर्म भी आ गया। तो अब हम पता लगा सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 4, और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक मैन है जो 30 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है एक बिल्डिंग से। ठीक है, एक बिल्डिंग मान लेते हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग मान लेते हैं, और ये 30 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है। ठीक है, ये 30 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है, और इसने कहा यहाँ से वो उसको देखता है बिल्डिंग के टॉप को, तो 30 डिग्री का एलिवेशन बनाता है, मतलब यहाँ देखता है इसको, तो यहाँ इसके साथ ये 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बनाता है। ठीक है, अब 30 डिग्री का ट्रायंगल क्या कहता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कि जब भी 30 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, तो सामने वाली साइड 1 होती है रेशियो, ये 2 होगी, और इनका पाइथागोरस लगाओगे तो ये √3 आएगी। ठीक है, तो इनके बीच में यही रहता है, 30 के सामने वाला जो साइड है वो 1 होती है, नीचे √3 होती है, और जो हाइपोटेन्यूस है वो हमेशा 2 होती है। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी रेशियो यही होना चाहिए, तो 30 ये 1 होना चाहिए, ठीक है, ये √3 होना चाहिए, ठीक है, और ये जो है 2 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब इसने कहा कि ये जो डिस्टेंस है जो कि वो फुट से 30 मीटर, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें जो वैल्यू गिवन है,
हमें जो वैल्यू गिवन है, एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फिगर को थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। हमें जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है वो 30 मीटर की डिस्टेंस थी। ये जो है वो 30 मीटर की डिस्टेंस थी। अगर ये 30 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ √3 की वैल्यू 30 है और 1 की वैल्यू चाहिए मैं बिल्डिंग की हाइट नापने के लिए। ठीक है, तो √3 की वैल्यू जो है वो हमें कितनी है, 30। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने कहा 30 को डिवाइड कर लेते हैं √3 से, लेकिन ये √3 नीचे आना नहीं चाहिए, तो रैशनलाइज कर दो दोनों तरफ, ऊपर नीचे √3 से √3, तो √3 और √3 तो हो गया 3, 3 से ये 30 कट गया 10 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 10√3, और ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर इसने कहा है कि अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं इक्वेशन के 2x माइनस स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सबसे पहले तो इसके फॉर्मूले होते हैं रूट्स के, और रूट्स के फॉर्मूले क्या होते हैं, जो सम होता है, सम ऑफ रूट, ठीक है, वो होता है -b/a, और प्रोडक्ट जो होता है रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होता है c/a, c/a। ठीक है, अब यहां पर अगर इक्वेशन में आप बात करोगे तो ये जो है, ये तो a है, ये b है और ये c है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं सम चाह रहा हूं तो इसका मतलब -b, और ये पहले ही माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3/2 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, -3 था ना, -3 और -3 माइनस यहाँ पर कॉमन मतलब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, और c/(-4/2) मतलब -2, तो ये वैल्यू है। अब इसने कहा कि सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब ये जो सम है, ये जो सम ऑफ रूट है, ये अल्फा प्लस बीटा है, और ये अल्फा बीटा मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब इसने कहा कि आप उनके रूट्स का स्क्वायर बताओ, स्क्वायर का सम। तो हमने कहा ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कि वो 3/2 है, तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो मैं ये कह सकता हूं ये अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9/4 आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू -2, तो ये आ जाएगी -4 इज इक्वल टू 9/4, और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 प्लस 4, ये -4 उधर चला जाएगा, और अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 LCM, 9 + 4 4 16, और ये आंसर आ जाएगा 25/4। ठीक है, यही चाहिए थी हमें, a² + b² की वैल्यू 25/4, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है यहाँ पर ये तो फॉर्मूले पर बेस्ड था कि आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ये फॉर्मूले यहाँ पर यूज हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ओके, सॉरी, यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको आज की क्लास समझ आई है, क्वेश्चंस का लेवल पता चला होगा, किस तरह से क्वेश्चन को अटेंड करना है, किस क्वेश्चन में टाइम बचाना है, किस तरह के क्वेश्चन हमें किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में आपको समझ आई होगी। अगर आपने वीडियो को अच्छी लगी है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जो भी स्टूडेंट या आपके दोस्त जो भी हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं AI की, ठीक है, जूनियर कैडर की, जूनियर एग्जीक्यूटिव जनरल कैडर की, तो आप उसको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं जिससे वो भी प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए मॉक टेस्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।